जी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हमने पढ़ना है, कोर्स कोड केम 2113, सेमेस्टर 4 है आपका जी। क्रेडिट आवर्स 3 क्रेडिट आवर्स का है, ये प्रैक्टिकल इसमें नहीं है। बेसिकली जो आपके पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो आ रही है, इसके अंदर हमने इंडस्ट्रीज भी हम बेसिक लेवल पे पढ़ते आ रहे हैं जी, इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, और उसके अलावा हम जो है केमिस्ट्री के अंदर इंडस्ट्रियल वैल्यूज क्या है उसको भी हम देखते आ रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली जो हमारा कोर्स आउटलाइन के ऊपर जो स्टडी है, बेसिकली जैसे उन्होंने लिखा हुआ है जी, फंडामेंटल्स ऑफ केमिकल इंडस्ट्री। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है जी, प्रिंसिपल्स एंड पैरामीटर्स फॉर इंडस्ट्रियल प्लांट यूनिट ऑपरेशंस एंड यूनिट प्रोसेसेस। यानी कि हमने यूनिट ऑपरेशंस एंड यूनिट प्रोसेसेस मींस कि फिजिकल टेक्निक्स एंड केमिकल प्रोसेसेस जो आपके पास आ जाते हैं, केमिकल रिएक्शंस, यानी कि आपकी जो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है along with the physical treatment जो आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं to accomplish that chemical transformation, ठीक है, of your desired product from the raw materials। तो ये बेसिकली आपका जो है वो सारा एक समराइज फॉर्म में है कि आपकी फिजिकल टेक्निक्स क्या अप्लाई होती हैं, क्या फिजिकल स्टेप्स आप टेक ऑन करते हैं अपने रॉ मटेरियल के लिए कि उसको जो है वो मीडियम प्रोवाइड किया जा सके कि वो अपनी केमिकल रिएक्शंस और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन करके आपका जो रिक्वायर्ड और डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसको बता सके, ठीक है। और आगे फिर हमारे पास डिफरेंट केमिकल मटेरियल्स, केमिकल इंडस्ट्रीज हैं जिसके अंदर उनके रॉ मटेरियल्स और फ्लो शीट डायग्राम्स एंड वही ऑपरेशंस एंड प्रोसेसेस उनके जो हम पढ़ेंगे स्पेसिफाइड हो जाएंगे। हमारे पास इनऑर्गेनिक भी इंडस्ट्रीज आ रही हैं और कुछ जो है वो ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज भी आ जाएंगी, तो उसके ऊपर जो है वो फिर हमारी स्पेसिफिकेशंस आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमने यूनिट ऑपरेशंस एंड यूनिट प्रोसेसेस जो है वो थोड़े डिस्कस करने हैं कि क्या होता है। बेसिकली लेबोरेटरी लेवल पे तो आप पढ़ते आ रहे हैं, 9th 10th एफएससी में आप लोग पढ़ते आ रहे हैं लेबोरेटरी लेवल पे जो है वो किस तरीके से आप एक केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं और आपका जो है वो डिजायर्ड प्रोडक्ट बनता है, आइदर वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो यहाँ पे जो है वो हमने जो स्टडी करनी है वही यूनिट प्रोसेस एंड ऑपरेशंस, वो हमने इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे जो है वो ऑपरेट करना है, ठीक है। क्या क्या जो है वो फिजिकल टर्मिनोलॉजीज किस तरीके से, क्योंकि हमें जो है जैसे जैसे आपकी डेवलपमेंटल ग्रोथ होती गई है, अर्बनाइजेशन होती गई है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई है, तो डिमांड या आप कह सकते हैं कंजम्पशन आपकी जो इंक्रीज होती गई है, तो डिमांड्स जो है वो आपकी इंक्रीज हो गई है फॉर द कंज्यूमिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, जिसके लिए हमें हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था जी इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ठीक है, जो कि 19 सेंचुरी के बाद ही आया है ऑब्वियसली। उससे पहले घरों में, गांव में, छोटे लेवल पे चीजें जो है वो तैयार की जाती थी। जैसे जैसे ग्रोथ पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कवर किया गया, और उस बेस पे अब वही चीज है, वही केमिकल रिएक्शन जो स्मॉल लेवल पे आप परफॉर्म करते हैं उनको अब आप इंडस्ट्रियल बेस के ऊपर, इंडस्ट्रियल हाई लेवल के ऊपर किस तरीके से आप परफॉर्म करते हैं, तो उसका यूनिट ऑपरेशंस एंड यूनिट प्रोसेसेस ऑफ दोज केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो वो हमने इस कोर्स में जो है वो डिस्कस करना है ताकि आपको कल को आप इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो आपको ये नॉलेज नो हाउ हो कि व्हाट इज यूनिट ऑपरेशंस एंड व्हाट आर द यूनिट प्रोसेसेस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आपके पास उसका छोटा सा ब्रीफ सा एक कॉन्सेप्ट है कि आपने इसके अंदर स्टडी क्या करना है। उसके अलावा इसके अंदर रिकमेंडेड बुक्स मेंशन्ड है, ये बेसिकली अप्लाइड केमिस्ट्री का जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये इसका रिलेटेड मटेरियल एवरी काइंड ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री में मिल जाएगा, या फिर आपके पास जो है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें बेसिकली पढ़नी ही इंडस्ट्रीज है, ठीक हो गया। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की बुक आप देख सकते हैं। आप वैसे राउंड लगाएंगे अगर उर्दू बाजार वगैरह में तो आपको वेरियस लोकल टेक्स्ट बुक्स भी मिल जाएंगी इंडस्ट्रियल और अप्लाइड केमिस्ट्री की। अदरवाइज आपको ये जो रिकमेंडेड बुक्स हैं ये भी आपको अवेलेबल होंगी, ठीक है, बाजार से, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो है मेरे लेक्चर्स जो है वो अवेलेबल होंगे। लेक्चर्स आप पढ़ें, सुने, समझें, वो भी आपके लिए बहुत इनफ होंगे, ठीक है। उसके अलावा बुक्स मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप कोई सी भी अप्लाइड केमिस्ट्री की जो है बुक वो आप देख सकते हैं।
ये एक लोकल मैंने मेंशन भी की हुई है नीचे, अप्लाइड केमिस्ट्री जो एडिशन ऑफ 2017 टू 18 है, कैरवन बुक हाउस से आपको मिल जाएगी। नवाज भट्टी मोहम्मद सलमान की जो है ये लोकल टेक्स्ट बुक है। इसमें बेसिकली आपको तमाम रिसर्च पेपर्स जो है वो मिल जाएंगे, जितने भी इंडस्ट्रीज के, ऑल द इंडस्ट्रीज इसके अंदर जो है वो डिस्कस हुई। ठीक है, तो ये आपको जो है वो बुक्स आपके पास हैं, आपकी मर्जी है, आप डिफरेंट बुक्स से जो है वो फाइंड आउट करें, देखें, गो थ्रू करें, रिकमेंडेड बुक्स हैं इनको गो थ्रू करें। वैसे कोई सिंपल आपको बुक्स जाके देखें और उससे आप ले सकते हैं, तो बाकी आप लेक्चर को गो थ्रू करें, फॉलो अप करें, तो इंशाल्लाह आपके लिए ये जो है कोर्स आपको अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा हमारा फंडामेंटल ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में। थोड़ा सा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है हमारे पास, फंडामेंटल्स ऑफ केमिकल इंडस्ट्री जो फर्स्ट हमारा कंटेंट का पॉइंट है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ये है क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आपकी होती क्या है बेसिकली कि जी, which applies the physical and chemical procedures towards the transformation of natural raw materials and their derivatives to products that are benefit to humanity। यानी कि वही पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं कि हमें फिजिकल और केमिकल प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं जो आपका नेचुरल रॉ मटेरियल। ठीक है, अब नेचुरल रॉ मटेरियल की जो सोर्सेज हैं वो डिफरेंट है। आप एटमॉस्फेयर से ले सकते हो, आप बायोस्फेयर से ले सकते हो, आप लिथोस्फेयर से ले सकते हो, आप हाइड्रोस्फेयर से ले सकते हो। ठीक है, ये आपके एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हैं फॉर दी रॉ मटेरियल्स। ऐसा ही है, और उनकी रॉ मटेरियल्स की जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रोसीजर्स। ठीक है, और किसके अंदर करते हैं, जो हमारा जो एक तो ह्यूमैनिटी और सोसाइटी बेनिफिशियल हो, और हमारा जो डिजायर्ड या रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो हमें रिक्वायर्ड होता है उसके अंदर। तो इस पॉइंट को देखते हुए हमारे पास स्कोप इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का क्या आ जाता है कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मटेरियल्स एंड एनर्जी इन एप्रोप्रिएट स्केल। यानी कि एक डिजायर्ड या रेलेवेंट स्केल हमने सेट कर दिया है, और उसके अंदर जो है हम क्या करते हैं, अपने मटेरियल और जो भी हमारी एनर्जी है उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्योंकि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो वही चीज है कि डिफरेंट मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, आप उसको जो है वो ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं डिफरेंट फॉर्मेशन में, रिक्वायर्ड और डिजायर्ड जो आपके पास होती है उसके अंदर आप उसको बस ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं। और इसीलिए एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनेबल ह्यूमैनिटी एक्सपीरियंस द बेनिफिट्स ऑफ केमिस्ट्रीज इन एरिया सच एज फूड प्रोडक्शन आपके पास आ जाती है। यानी कि आप ये फूड इंडस्ट्रीज देख लें, आपकी हेल्थ इंडस्ट्रीज देख लें, शेल्टर के लिए, मतलब कि अगर मैं शेल्टर की बात करूं तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं। ठीक है, अब वो बिल्डिंग आपकी हॉस्पिटल्स भी होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं, आपके हाउसेस वगैरह भी होते हैं। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन के लिए भी जो मटेरियल रिक्वायर्ड है दैट आल्सो कम फ्रॉम द केमिकल इंडस्ट्रीज। उसके बाद आपके पास जो है हेल्थ की बात कर लें तो हमारे पास मेडिसिनल इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। ठीक है, मेडिसिनल टूल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तमाम जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो रिक्वायर्ड केमिकल्स। उसके अलावा आपकी एंटरटेनमेंट और डेकोरेशन की इंडस्ट्रीज देख लें, फूड प्रोडक्शन में देख लें। ठीक है ना, तो आपके वहां पे जो फूड इंडस्ट्रीज होती हैं, फ्रोजन फूड्स बनते हैं आपके, कैंड फूड्स बनते हैं आपके। उसके अलावा आपकी डिफरेंट जो है आजकल जो आप मतलब ये कह सकते हैं प्रोसेस्ड फूड्स जो होते हैं आपके, उन सब की इंडस्ट्रीज जो है वो हमारे पास इस नॉलेज के अंदर आ जाती है। केमिकल प्रोसेसेस बेसिकली जो हर इंडस्ट्री है वो किसके ऊपर बेस करती है, द डिजाइन ऑफ केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, एवरी इंडस्ट्री प्रोसेस डिजाइन टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड प्रोडक्ट। हर एक इंडस्ट्री जो है वो रिस्ट्रिक्ट है टू प्रोड्यूस देयर डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, वो उसी को डिजाइन करते हैं, उसी की जो कंडीशंस हैं उसको ही वो एनालाइज करते हैं, एवेल्युएट करते हैं, और उसी के अंदर वो डिफरेंट चेंजिंग्स जो है वो
एडवांसमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। वैरायटी ऑफ स्टार्टिंग रॉ मटेरियल्स होते हैं, यूजिंग एनर्जी थ्रू अ सक्सेशन ऑफ ट्रीटमेंट स्टेप्स integrated in rational fashion, ठीक है। The treatment steps are either physical or chemical in nature. अब फिजिकल की अगर हम बात कर रहे हैं, फिजिकल नेचर अगर ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं उनको, तो हमारे पास उसको हम यूनिट ऑपरेशंस कहते हैं। और अगर हम उसको केमिकल नेचर में दे रहे हैं तो वो यूनिट प्रोसेसेस देते हैं। ये आगे हमारे पास एक फर्दर उसका डेफिनेशंस भी आ जाएंगी और इंट्रोडक्शन भी आ जाएगा कि वो क्या मटेरियल है, ठीक है। तो एनर्जी हमें पता है जी इज एन इनपुट और टू आउटपुट इन केमिकल प्रोसेसेस। अब लेयर ऑफ केमिकल प्रोसेसेस इंडिकेट क्या करता है, ठीक है, क्या हमें बताता है कि केमिकल प्रोसेसेस में हमने क्या करना होता है। एक तो रॉ मटेरियल को प्री ट्रीटेड करना होता है, कन्वर्जन्स होती हैं उसके अंदर, ठीक है ना। एक आपने जो रिएक्टेंट्स लिए हैं उसको प्रोडक्ट में आप कन्वर्ट करते हैं, तो क्या कंडीशंस, क्या किस टाइप के रिएक्टेंट्स, किस टाइप का रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो अप होता है। सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम बाय प्रोडक्ट्स इज कैरिड आउट, ये एक फिजिकल ट्रीटमेंट आ गया आपका। कन्वर्जन आपकी केमिकल ट्रीटमेंट आ गया। रिफाइनिंग एंड प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टेक्स प्लेस होते हैं, ठीक है। जैसे अब नेचुरल सोर्स में आपको मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स मिलते हैं, अब आपने उसमें से एक कंपाउंड सेपरेट आउट करना है, प्योरीफाई करना है, रिफाइन करना है, तो ये भी एक जो है वो आपका प्रोसेसिंग में आएगा। एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ सर्फेस सच एज कूलिंग वाटर एंड स्टीम, ठीक है। ये आपका जो है वो केमिकल प्रोसेस इन पॉइंट्स के इर्द गिर्द जो है वो राउंड आउट करता है। यूनिट दैट मेक्स अप अ केमिकल प्रोसेस, ठीक है। अब कौन कौन से यूनिट्स हैं जो कि मिल के हमारा केमिकल प्रोसेस बनाते हैं, इसमें हमने बात कर ली जी, ये ट्रीटमेंट्स हमने देने होते हैं, ये रिक्वायरमेंट्स है हमारी केमिकल प्रोसेसेस की। तो किस टाइप की यूनिट्स हैं जो कि मिलके केमिकल प्रोसेस बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसके अंदर हमारी सिंथेसिस होती है, कैल्सिनेशन होती है, आयन एक्सचेंज, इलेक्ट्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ठीक है। और इसके अंदर आप अपने केमिकल रिएक्शंस बात कर सकते हैं, अल्काइलेशन भी होती है, एस्टरिफिकेशन भी होती है, एमोनिफिकेशन होती है, उसके अलावा आपके पास जो है हेलोजनेशन होती है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है वो फॉर्मेशन आ जाती है। उसके बाद प्रोसेसेस एंड केमिकल ऑपरेशंस बेस्ड ऑन फिजिकल फेनोमेनन सच एज इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, एक्सट्रैक्शन, यानी कि हम जो है, या इसमें आप साइज रिडक्शन की भी बात कर सकते हैं, ग्राइंडिंग, मिलिंग, स्क्रीनिंग, ठीक है। ये सब इसके अंदर फिजिकल फेनोमेना के अंदर आता है। तो बेसिकली हम फिजिकल ट्रीटमेंट करते हैं रॉ मटेरियल का, उसको वो स्पेस, वो मीडियम, वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो जो है क्या कर सके, केमिकल रिएक्शन जो है, केमिकल रिएक्शन को जो है वो फॉलो अप कर सके और हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है हमें दे सके। So chemical process, therefore, any single processing unit or a combination of processing units used for conversion of raw material through any combination of chemical and physical treatment changes into finished products. यानी कि raw material का treatment जो हमारा एक डिजाइन, जैसे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड की इंडस्ट्री है, उसने सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है, अब उसके अंदर कौन कौन से यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगे, यानी कि कौन कौन से केमिकल रिएक्शन ट्रांसफॉर्मेशन होगी या केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व होगी, और कौन कौन से फिजिकल पैरामीटर्स के कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व होंगे जो कि हमारा एक फिनिश प्रोडक्ट सल्फ्यूरिक एसिड जो है हमें बना के दे, वो हम इसके अंदर जो है वो केमिकल प्रोसेस बेसिकली आता है। यूनिट प्रोसेसेस आगे हमारे पास are the chemical transformation or conversions that are performed in a process, जिसमें आपने ये इनमें काफी जो है वो रिएक्शंस पढ़े भी होंगे। एसाइलेशन है, अल्कोलाइसिस है, अल्काइलेशन, इमाइनेशन, एरोमेटाइजेशन, कैल्सिनेशन, कंबस्शन, कंडेंसेशन, डिहाइड्रेशन, एस्टरिफिकेशन, इलेक्ट्रोलिसिस, न्यूट्रलाइजेशन, आयन एक्सचेंज, ऑक्सीडेशन, पायरोलिसिस, उसके अलावा आपके पास हेलोजनेशन, ये तमाम आपके पास यूनिट प्रोसेसेस में आ, जिसमें केमिकल कॉम्बिनेशन और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इन्वॉल्व होगी। उसके बाद यूनिट ऑपरेशंस आ जाते हैं। मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल प्रोसेसेस दैट मेक अप द ग्लोबल केमिकल इंडस्ट्री मे बी ब्रोकन डाउन इनटू सीरीज ऑफ स्टेप्स, यानी कि आपकी स्टेप वाइज जो है सीरीज ऑफ स्टेप्स इन्फॉर्म्ड होते हैं। ये फिजिकल ट्रीटमेंट स्टेप्स हैं
जो कि रॉ मटेरियल को इन फॉर्म में हम बनाते हैं, विच दे कैन बी ट्रीटेड केमिकली, ठीक है ना? उस फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं ताकि हम उसको केमिकली ट्रीट कर सकें इन द फॉर्म विच इज सूटेबल फॉर द मार्केट, ठीक है? और उस प्रोडक्ट को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें जो कि मार्केट के लिए सूटेबल है, जो कि कंज्यूमर के लिए सूटेबल है, जो कि इजीली कंज्यूमेबल है, ठीक है? उसमें हम उसको कन्वर्ट करते हैं, तो वो उसके लिए जो पैरामीटर्स हम यूज करते हैं वो यूनिट ऑपरेशंस आ जाते हैं। लिस्ट ऑफ सम यूनिट ऑपरेशंस इवेपोरेशन है, डिस्टिलेशन है, ड्राइंग, एक्सट्रैक्शन, फिल्ट्रेशन, मिक्सिंग, एब्जॉर्प्शन, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, सेपरेशन, ठीक है? इस तरीके से ये आपके पास यूनिट ऑपरेशंस आ जाते हैं। तो आज हम इवेपोरेशंस को थोड़ा-सा देखेंगे कि जी इवेपोरेशन में क्या होता है, ठीक है? इवेपोरेशन के बारे में हमें पता है जी कि आप कह सकते हैं रिमूवल ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट है या सेपरेशन ऑफ अ सॉल्वेंट, ठीक है ना? आप जिसमें मोस्टली हम वाटर को करते हैं वेपोराइज़ करना है, बेसिकली इवेपोरेशन करनी है आपने कि आपको सॉल्यूट रिक्वायर्ड है या आपका जो सॉल्यूशन के अंदर जो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है जिसको आपने उस सॉल्यूशन से सेपरेट आउट करना है और सॉल्यूशन को इवेपोरेट करना है, ठीक है? तो उसके लिए हमारे पास जो है वो क्या क्या कंडीशंस मतलब कि इवेपोरेशन हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इवेपोरेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है? कि इवेपोरेशन जो है किस कंडीशन में जो है वो हम कर सकते हैं कि ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर लेस देन इवेपोरेटिंग सरफेस, ठीक है? यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी कम होगी तभी तो वो आपकी जो लिक्विड है या जो आपका वाटर सॉल्वेंट है वो क्या होगा आपके सिस्टम से एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट होगा, ठीक है? रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली आपको हीट करना है उसको, किस-किस के बॉइलिंग पॉइंट्स हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंगली, तो आपने उसको बॉइलिंग पॉइंट तक उसके हीट अप करना है, तो हायर बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है? और उसके बाद हाँ जी? मैं आवाज़ बहुत कम आ रही है, अगर प्लीज़ थोड़ा-सा अभी भी मैम आवाज़ बच्चों को लैट्रिन करते हैं। जी? मैम आवाज़ बहुत कम आ रही थी। अब आ रही है आप लोगों को आवाज़? मैम उसमें मैम वैसे सामने ही है, कम है। मैम सही आ रही है। आप लोगों के मैम इंटरनेट कनेक्शंस ठीक है? मैम सही आ रही है। क्योंकि जिनको मसला हो रहा है वो मोस्टली उन्हीं को मसला हो रहा है जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन का इशू है। क्योंकि मेरे मैम पास बच्चे इंटरनेट सिग्नल्स कंप्लीट आ रहे हैं, फुल आ रहे हैं। ओके मैम। जी, और किसी स्टूडेंट ने ज्वाइन इन करना है अभी? जी मैम 2 स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में क्लास में मैसेजेस कर रहे हैं कि हमें अटेंड कर दें। जी, मैंने कर दी है, काफ़ी 6-7 स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने अटेंड किया है। ओके मैम। क्योंकि मैंने वही बात की ना कि लेक्चर जब स्टार्ट हो जाता है तो फिर नोटिफिकेशंस की जो है वो मुझे नहीं आ रही कोई भी पॉइंट। दैट्स व्हाई ये एक इशू है इसके अंदर। चलें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक ये रिज़ॉल्व कर लेते हैं, इसका कुछ करते हैं। इंशाल्लाह मैम। अच्छा जी। उसके बाद लिक्विड जो प्रोडक्ट है वो सब्जेक्टेड टू मिनिमल थर्मल डिग्रेडेशन, यानी कि ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट जो है वो हमारा डिग्रेड हो जाए। इवेपोरेशन इस लेवल तक की होती है सिर्फ कि आपने सेपरेशन टेक्निक है ये, ठीक है? केमिकल टेक्निक नहीं है ये, सेपरेशन है, फिजिकल टेक्निक है कि फिजिकल चेंजिंग्स आ रही हैं आपके पास, केमिकल चेंजेस नहीं आने चाहिए, तो थर्मल डिग्रेडेशन नहीं होनी चाहिए। बॉइलिंग टेम्परेचर फॉर शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि लोएस्ट पॉसिबल बॉइलिंग टेम्परेचर हो फॉर शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट हम इवेपोरेशन के अंदर फॉलो अप करते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? एक तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स बताए हुए जी, हीटेड बाय स्टीम कंडेंसिंग ऑन मेटल ट्यूब्स, या स्टीम जो है वो प्रोड्यूस की जाती है इन लार्ज बॉयलर्स, चेस्ट हीट एक्सचेंजर, यानी कि वो होता है चेस्ट हीट एक्सचेंजर या ट्यूब्स जो होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं
कि अभी वो नेक्स्ट स्लाइड में ना यहाँ पे ये आपको ये जैसे आपको ये बताया हुआ चेस्ट हीट एक्सचेंजर, ये आपको 1 2 3 पोर्शन नजर आ रहा होगा। इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लेम कि ये क्या कर रहा है, ये हीट जनरेट कर रहा है 1 पे, और ये 2 से ये 3 ये बेसिकली किस तरीके से जो है ये पास ऑन हो रहा है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इस तरीके से डायरेक्टली आपको फ्लेम के ऊपर नहीं रखा गया, ये हीट जनरेट हो रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से स्टीम जो है वो जनरेट होने के बाद ट्रांसफर होती है। ठीक है, इसी तरीके से ट्यूब फॉर्म में, और ये 1 2 3 जो है वो हीट एक्सचेंजर्स इसको हम कहते हैं कि ये बेसिकली हीट को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं आपस में, इसकी वजह से हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही है टू दी नेक्स्ट स्टेप जहां पे हमें उसकी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके पास हीट जनरेट होती है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्टीम जो है वो लो प्रेशर पे होती है, बिलो 3 atm एब्सोल्यूट प्रेशर। बेसिकली यहाँ पे एबीएस जो है वो एब्सोल्यूट प्रेशर है। एब्सोल्यूट प्रेशर बेसिकली क्या होता है, सम ऑफ गॉज प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, गॉज प्रेशर का आपको पता होगा कि बेसिकली रेफरेंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेफरेंस टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। यानी कि जैसे हम कोई चीज बॉयल करते हैं, ठीक है, तो हम उसको किससे रेफर करते हैं कि आपके एटमॉस्फेयर का प्रेशर ये है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर और इंटरनल प्रेशर जब इक्वल हो जाते हैं तो वो बॉयल हो जाता है। तो बेसिकली वो यही चीज है कि आपको जो है वो जो रेफरेंस आपका आ रहा होता है सिस्टम का और एटमॉस्फेयर का कि क्या प्रेशर है, तो उसको जो हम गॉज प्रेशर कहते हैं। और उस गॉज प्रेशर और एटमॉस्फेयर प्रेशर के सम को हम एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूजुअली स्टीम जो है वो लो प्रेशर होगी, यानी कि एब्सोल्यूट प्रेशर जो है उसका वो 3 atm से बिलो होगी। ठीक है, नेगेटिव में नहीं जाएगा क्योंकि वहां पे फिर पुलिंग आ जाती है, पुशिंग नहीं होती। हीट पुलिंग आ जाती है, हीट पुशिंग नहीं होती। तो हमने यहाँ पे हीट पुशिंग करनी है कि हमने उसको एक फॉर एग्जांपल एक स्लरी है हमारी, या हमारा जो एक्वस जो सोल्यूशन है हमारा, उसको हमने एक से नेक्स्ट इवेपोरेटर पे या नेक्स्ट स्टेप पे उसको फॉरवर्ड करना है, तो हमने उसको पुश करना है कि वो जाए नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो हमने उसको पुल नहीं करना। सो इट विल नेवर बी इन नेगेटिव फॉर्म, पॉजिटिव में होगी, 3 से कम होती है। ठीक है, अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि स्टीम टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ स्टीम प्रेशर, टू हाई स्टीम टेम्परेचर कॉजेज बर्न और फॉलोइंग। यानी कि स्टीम टेम्परेचर जो है वो स्टीम प्रेशर का जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और इसीलिए हाई टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा होगा तो फिर वो बर्निंग और फॉलिंग जो है वो कॉज करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी बताया कि जो मटेरियल इवेपोरेटेड फ्लो इनसाइड द ट्यूब्स एंड इज बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है, ट्यूब्स के अंदर जो भी हमने वो इवेपोरेटर देखा है उधर वो फ्लो करेगा और बॉइलिंग टेम्परेचर उसको वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। अब प्रिंसिपल बेसिकली क्या आ रहा है यहाँ पे, मैंने बोल्ड करके लिखा हुआ भी है कि बॉइलिंग लिक्विड जो है वो हम मॉडरेट वैक्यूम के अंदर जो है उसको ट्रीट करेंगे। कि वहां पे क्या होगा कि प्रेशर जो है वो डाउन चला जाएगा अबाउट 0.05 atm एब्सोल्यूट प्रेशर, यानी कि रेफरेंस एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो सम है हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर, उसको टोटल में हम बात कर रहे हैं, उसको प्रेशर को हम रिड्यूस करेंगे। इस रिड्यूसिंग की वजह से क्या होगा कि बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड जो है वो रिड्यूस होगा, और उसके बाद ये इंक्रीज कर देगा टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन स्टीम एंड बॉइलिंग। यानी कि हम ये जो वैक्यूम प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रेशर को रिड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से बॉइलिंग टेम्परेचर उनका रिड्यूस हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है बिटवीन स्टीम एंड बॉइलिंग लिक्विड वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कि आप उसको हाई भी जो है वो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, और जो स्टीम है हम उसका टेम्परेचर हम उसको इंक्रीज प्रोवाइड करेंगे, तो वो उनके दरम्यान में डिफरेंस होगा तो ही इवेपोरेशन होगी। ठीक है, अगर हम इस कदर हाई उसको प्रोवाइड कर देंगे तो आपका जो लिक्विड है वो भी बॉइल्ड होके जो है वो फॉल या बर्निंग कॉज कर देगा। सो दैट्स व्हाई हमने क्या किया, वैक्यूम प्रोवाइड किया जिसकी वजह से प्रेशर को रिड्यूस किया, बॉइलिंग पॉइंट को रिड्यूस किया, और फिर जो टेम्परेचर जो आ गया, यानी कि इवेपोरेशन का जो हमारे पास जो इवेपोरेटर्स हैं जो इंडस्ट्रीज में हम यूज कर रहे हैं, उनका बेसिक प्रिंसिपल क्या आ रहा है कि हम वैक्यूम के अंदर उनको रिड्यूस प्रेशर करते हैं ताकि बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो, और जो टेम्परेचर डिफरेंस है बिटवीन द स्टीम जिसने हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी है वो,
और जो आपका बॉइलिंग लिक्विड है उसके दरमियान जो है वो इंक्रीज हो जाए, डिफरेंस इंक्रीज हो जाए, सो दैट्स आपका जो वर्किंग है वो स्मूथली प्रोसेस्ड हो। ठीक है, देयरफॉर इंक्रीज हीट ट्रांसफर रेट इन एवापोरेटर। ठीक है, जिसकी वजह से यही रीजन है कि वो जो टेम्परेचर डिफरेंस जनरेट होगा उसकी वजह से हीट ट्रांसफर का जो रेट है वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से वो वन स्टेप से नेक्स्ट स्टेप से थर्ड स्टेप वो इजीली आपका जो है मूव ऑन होता रहेगा आपका जो लिक्विड है। उसके बाद द एंट्रेन्ड लिक्विड ड्रॉपलेट आर सेपरेटेड इन disengaging surface from vapors. Vapors are condensed and discarded. यानी कि अब वो ये कह रहा है कि वो जो आपका ट्रांसफर हो रहा था, हीट ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, वो अब क्या करेगी, जो लिक्विड आपका कोल्ड फॉर्म में था, नॉर्मल था, उसको ऐसे ही होता है ना, नीचे से पहले गर्म होना शुरू होता है, गर्म लिक्विड ऊपर जाता है, फिर ऊपर से कोल्ड वाला नीचे आता है, ये करंट फॉर्म में एक चलता है। तो ये वही चीज है कि इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट जब आपने उसका रिड्यूस किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो रेट ट्रांसफर जो है वो इंक्रीज हो गया, हीट ट्रांसफर का जो रेट है वो इंक्रीज हो गया। अब क्या होगा, जो लिक्विड ड्रॉपलेट, यानी कि आप जब अगर आप इमेजिन करें जो हम वाटर बॉईल करते हैं तो उसके अंदर बबल्स आना शुरू होते हैं, तो वो जो बबल्स होते हैं नीचे से जब ऊपर की तरफ आते हैं और सरफेस पे वो जब मतलब के फटते हैं, बबल्स ब्लास्ट होते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि वहां से फिर आपका जो है वो वेपर जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। तो वो यही बात कर रहे हैं कि इंक्रीज हीट ट्रांसफर रेट इन वेपोरेटर, द एंट्रेन्ड लिक्विड ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट जो कि वाटर बबल जो बन के आता है, ड्रॉपलेट आर सेपरेटेड इन डिसएंगेजिंग सरफेस। डिसएंगेजिंग सरफेस ही उसको कहते हैं जहां पे आपका वाटर का जो बबल है वो ऊपर तक आता है, वहां पे वो बबल जो है वो जब ब्लास्ट होता है और वहां से वेपर निकल जाता है, यानी कि वेपर और लिक्विड सेपरेट आउट हो वहां पे। ठीक है, तो ये जो है आपका वेपर वहां से हम लेते हैं, उसको फिर हम कंडेंस करते हैं और डिस्कार्ड करते हैं, यानी कि वो वेपर हमने ले लिया, सेपरेट कंडेंसर में चला जाता है, वहां से वो कंडेंस होके उसको डिस्कार्ड कर लेते हैं, जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से वेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो चलता है। ठीक है, और रेट ऑफ वेपोरेशन डिटरमाइंड बाय बोथ द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इनटू प्रोडक्ट एंड द रेट ऑफ मास ट्रांसफर ऑफ वेपर फ्रॉम प्रोडक्ट। ठीक है, जितना अमाउंट ऑफ वेपर जो है वो ट्रांसफर्ड होगी प्रोडक्ट से, जैसे मैंने अभी बोला कि लिक्विड हमने उसको हीट दी, बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस किया, तो वो वहां से एवेपोरेट होना शुरू हुआ, जो जितना वेपर फॉर्म में वो एवेपोरेट हो जाएगा वो मास हम टोटल देखेंगे। ठीक है, तो उसी के ऊपर रेट ऑफ वेपोरेशन डिपेंड कर रही है, या फिर जितनी हीट ट्रांसफर होगी इनटू द प्रोडक्ट। ठीक है, इससे हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा रेट ऑफ एवेपोरेशन कितना है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल था एवेपोरेशन प्रोसेस का, कि हमने एवेपोरेशन करते कैसे हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि आपके पास स्टीम इन सैचुरेटेड वेपर और ये फीड इन जो आपका प्रोडक्ट, मतलब कि जो आपका डिजायर्ड हम कह सकते हैं हमारा सोल्यूशन जो है उसको हमने फीड इन किया है, यहाँ से हम स्टीम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हीट एक्सचेंजर हो रहा है किस्म का। ठीक है, और यहाँ से ये जो पोर्शन है, ये एम्प्टी पोर्शन वेपर प्रेशर, आपको वेपर सेपरेटर नजर भी आ रहा है, यहाँ पे ये बेसिकली बबल्स जब अप जाएंगे तो यहाँ पे ये इस लिक्विड से सेपरेट आउट हो जाएगा वेपर, आपका वेपर आउट कंडेंसर की तरफ जाएगा। ठीक है, और वहां पे आपके पास कंडेंसर का तो आपको पता है ना, कोल्ड और वार्म वाटर, जो वार्म वाटर है वो जो है डिस्कार्ड होता जाएगा और कोल्ड वाटर इसको कंडेंस करता जाएगा वापस को, और उसको आप फिर जो है इजीली जो है बाहर ले सकते हैं, जो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से आप इसको जो है वो सेपरेट आउट कर सकें। बेसिकली इवेपोरेशन है सेपरेशन टेक्निक ही। ठीक है, तो सेपरेशन टेक्निक के लिए जो हम इसको यूटिलाइज करते हैं, ये फिजिकल पैरामीटर है, यूनिट ऑपरेशन अभी हम पढ़ रहे हैं, इसलिए उसको जो है वो कंफ्यूज मत कीजिएगा कि ये क्या चीज है। तो हम फिजिकल पैरामीटर्स पढ़ रहे हैं, यूनिट ऑपरेशन पढ़ रहे हैं कि ये किस तरीके से जो हम अपने रॉ मटेरियल को या किसी भी चीज को जो है सेपरेट आउट कर सकते हैं। इवेपोरेटर के बेसिक कंपोनेंट्स क्या है, हीट एक्सचेंजर है, ठीक हो गया, वैक्यूम है जिसने रिड्यूस करना है। ठीक है ना, हीट एक्सचेंजर क्या करता है जी, एंक्लोज इन लार्ज चैम्बर, ट्रांसफर हीट फ्रॉम हीटिंग मीडियम यूजुअली लो प्रेशर, ठीक है, स्टीम टू प्रोडक्ट वाया इनडायरेक्ट कांटेक्ट सरफेसेस। ये पीछे आप देख चुके हैं हीट एक्सचेंजर आपका जो है। ठीक है, ये हीट एक्सचेंजर आपका एक
लार्जर जो है वो बॉयलर में चैम्बर में प्रेजेंट है। वैक्यूम इट कीप्स प्रोडक्ट टेम्परेचर लो एंड डिफरेंस इन टेम्परेचर हाई। ठीक है, स्टीम और प्रोडक्ट का वेपरेशन जो बॉइलिंग टेम्परेचर का डिफरेंस है उसको हाई रखता है और प्रोडक्ट का टेम्परेचर जो है वो लो रखता है। वेपर सेपरेटर आ गया, ठीक है, जो कि आपके क्या करेगा, जो आपके सॉलिड है उसको फ्रॉम वेपर से सेपरेट आउट करेगा, जो कि इनसॉल्युबल है या सॉल्युबल है, जो भी सॉलिड पोर्शन है उसको आपका सेपरेट आउट कर देगा और वेपर्स जो है वेपरेट, यानी कि जो आपका सॉल्वेंट है उसको उसने एवेपोरेट कर दिया। ठीक है, आपका जो सॉलिड मटेरियल है वो नीचे रह गया। वेपर सेपरेटर हो गया। कंडेंसर जो कि आपका क्या करेगा, उस सॉल्वेंट को वापस कंडेंस करके आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं पीछे, ये हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, ये क्या करेगा कि आपके प्रोडक्ट का बॉइलिंग टेम्परेचर लो रखेगा और स्टीम और प्रोडक्ट के टेम्परेचर के दरम्यान में डिफरेंस रखेगा। यहाँ से स्टीम और फीड इन जो आपका जो आपने एनालाइट अपना इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या होगा कि वेपोरेटर जो सॉल्वेंट हमने वेपोरेट करना है, सॉल्वेंट यहाँ से वेपोरेट हो जाएगा, सॉलिड नीचे रह जाएगा, जो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है जिसको आपने सेपरेट आउट करना है, और यहाँ से जो सॉल्वेंट है आपका वो हमारा क्या हो जाएगा, ये वेपर सेपरेटर से यहाँ से ऊपर, उसको हम वापस रीयूज कर सकते हैं कंडेंसेट करके। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास वापस बाहर आ गया। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। एवापोरेशन, एवापोरेटर का मेन फंक्शन क्या होता है जी इन इंडस्ट्री में, यूज टू प्री कंसंट्रेट फूड प्रायर टू ड्राइंग, फ्रीजिंग और स्टरलाइजेशन। यानी कि आपने स्टरलाइजेशन करानी है, फ्रीजिंग करानी है, ड्राइंग करानी है, उससे पहले हम उसकी प्री कंसंट्रेशन करते हैं। इसकी एग्जांपल अगर आप देख लें, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, आप फर्टिलाइजर्स बनाते हो, उसको ग्रेन्यूल फॉर्म में करते हो, पिल्स फॉर्म में करते हो, ठीक है ना, तो उसके अंदर आप उसकी जो कंसंट्रेशन है पहले उसको, यानी कि जो स्लरी आपकी आ रही होती है, जो रिएक्शन लिक्विड होता है, उसको आपने कंसंट्रेट करना होता है। तो बेसिकली ये वही चीज है कि कंसंट्रेशन हमने एक लिक्विड स्लरी को करना है। ठीक है, ड्राई करना है, फ्रीजिंग करना है, स्टरलाइजेशन करनी है उससे। जैसे आपके फ्रूट जूसेस आ गए हैं, मिल्क एंड कॉफी, ठीक है, इस टाइप की जितने भी आके प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। इंक्रीज सॉलिड कंटेंट ऑफ फूड टू प्रिवेंट एंड प्रिजर्व इट बाय रिडक्शन इन वाटर एक्टिविटी। ठीक है, कि सॉलिड कंटेंट ऑफ फूड को जो है प्रिवेंट करना है और प्रिजर्व भी करना है वाटर एक्टिविटी को रिड्यूस करके। ठीक है, क्योंकि रिमूवल ऑफ वाटर क्यों रिक्वायर्ड है, माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेबिलिटी के लिए। उसके बाद रिड्यूसेस डिटोरिएट केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन चेंज हो सकते हैं, कोई रिएक्शन प्रोसीड ना कर जाए, कोई रिएक्शन ना हो जाए, उसको रिड्यूस करने के लिए हम जो है उसको हमें सॉल्वेंट को जो है रिमूव करना पड़ता है। उसके बाद evaporation provides greater convenience for consumers such as fruit drinks for dilution, soups, tomatoes and garlic paste। ये आप देखते होते हैं कि आपके जो है कैंड फॉर्म में गार्लिक पेस्ट या फूड आइटम्स जो आपकी होती हैं, उनके लिए जो है उनके लिए evaporation रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उनको कंसंट्रेट किया जाता है। कन्वीनियंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, लिक्विड पेक्टिन आ गया, फ्रूट कंसंट्रेट आ गया फॉर यूज इन आइसक्रीम और बेक्ड गुड्स, यानी कि आप फ्लेवरिंग एजेंट्स जो आप यूज करते हो, ठीक है ना, तो उसके लिए हम उसको कंसंट्रेट करते हैं, तो वो पर्पसेस के लिए आप यूज करते हो। लिक्विड पेक्टिन बेसिकली जो है ये सिट्रस फ्रूट्स के अंदर ही जो है इनके सेल के अंदर प्रेजेंट होता है पेक्टिन, उसको जो है सेपरेट आउट करते हैं उस से, यानी कि आप कह लो कि आप जैसे आप लेमन जूस ले लें, ठीक है, या आप ये ले लें एप्पल के अंदर से एक्सट्रैक्ट कर लें, ठीक है ना, तो एप्पल को आप क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे उसको, उसका वो पेक्टिन एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने उसका सॉल्वेंट जो है वो एवापोरेट कराना है, सॉरी सर, हाँ जी, सॉल्वेंट एवापोरेट कराना है, तो आपको सिर्फ वो पेक्टिन रिक्वायर्ड। तो ये इस तरीके से आप जो है एवापोरेशन जो है वो आपकी रिक्वायर्ड होगी। टाइप्स ऑफ एवापोरेटर्स आपके पास आ जाते हैं। इसके अंदर आपके पास जो है वो
requirements क्या है जी during evaporation process which results in the development of large range of different evaporators. ठीक है, टाइप्स ऑफ evaporators जो है हमें क्यों रिकमेंड की जा रही हैं, क्योंकि ये फॉलोइंग जो है रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको फुलफिल करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ evaporator रिक्वायर्ड होते हैं. लिक्विड क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, डैमेज टू प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट की डैमेजिंग को अवॉइड करने के लिए, एक्सपोजर ऑफ लिक्विड टू लोवेस्ट बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है, कि आपने लिक्विड को जो है वो लोवेस्ट बॉइलिंग टेम्परेचर पे एक्सपोज करना है फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम. उसके अलावा एनर्जी एफिशिएंसी एंड मिनिमाइज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. तो इन सब पर्पसेस को पूरा करने के लिए हमें काइंड्स ऑफ इवेपोरेटर रिक्वायर्ड होते हैं. ये 3 टाइप्स के हमारे पास जो है वो मेजरली आ रहे हैं. नंबर ऑफ इफेक्ट्स, यहाँ पे जो इफेक्ट्स हैं इट्स नॉट लाइक द कि क्या जो है वो कॉज करते हैं, ये इफेक्ट जो है हम इवेपोरेटर को कह रहे हैं, इवेपोरेटर चैम्बर को कह रहे हैं. ठीक है, एक इवेपोरेटर चैम्बर अगर इन्वॉल्व है तो सिंगल, और अगर मल्टीपल इवेपोरेटर चैम्बर्स आर इन्वॉल्व देन इट विल कॉल मल्टीपल इफेक्ट्स. ठीक है, तो नंबर ऑफ इफेक्ट्स मीन नंबर ऑफ इवेपोरेटर चैम्बर इन्वॉल्व. ठीक है, जैसे बाज़ औक़ात आप बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन आप देख लें अगर, तो वहां पे क्या होता है कि इतने % इसमें मॉइस्चर होगा, फिर ये स्लरी नेक्स्ट चैम्बर में मूव करिए, उधर जो उसने केमिकल रिएक्शन अपना प्रोसीड करना है, करने के बाद वो नेक्स्ट इवेपोरेटिंग चैम्बर में जा रही है. आहिस्ता आहिस्ता उसकी मॉइस्चर कंटेंट जो है उसका स्लो डाउन यानी कि खत्म होता जाता है, और आपका जो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होती जाती है. तो एक रिएक्शन चैम्बर से दूसरे रिएक्शन चैम्बर में मूव करने के लिए हमें उसको लिक्विड फॉर्म में या स्लरी फॉर्म में रखना है. अगर बहुत सॉलिड फॉर्म में होगा तो उसकी मूवमेंट में मसला होगा. ठीक है, तो हमें मॉइस्चर कंटेंट उसके अंदर रखना पड़ता है फ्रॉम द ये मल्टीपल स्टेप्स ऑफ जो हम रिएक्शन चैम्बर में उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो मॉइस्चर कंटेंट रखना पड़ता है. तो मॉइस्चर कंटेंट, लेकिन हमें एंड प्रोडक्ट जो है वो हमें मॉइस्चर फ्री चाहिए. ठीक है ना, उसकी प्रॉपर एफिकेसी के लिए, उसकी प्रॉपर वर्किंग के लिए. सो दैट्स व्हाई हमारे पास जो है वो उसको हमने हर स्टेप पे इवेपोरेशन से भी गुजारना होता है. तो नंबर ऑफ इफेक्ट्स, नंबर ऑफ इवेपोरेटर जितने आपके रिक्वायर्ड होंगे, सर्कुलेशन मैकेनिज्म कि आपका जो लिक्विड जो है वो सर्कुलेट कर रहा है इन द इवेपोरेटर चैम्बर्स, तो वो किस मैकेनिज्म से कर रहा है, नेचुरल और फोर्स, यानी कि आप उसको नेचुरली ही वो मूव कर रहा है, यानी कि जैसे लो से हाई कंसंट्रेशन पे जा रहे हैं आप लोग, तो वो नेचुरल मूवमेंट है. लेकिन अगर आप हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो वो आपको वहां पे एक एक्सटर्नल फोर्स या आपको कोई एजेंसी जो है, कोई हेल्प जो है वो रिक्वायर्ड होती है. तो वहां पे आप उसको कह सकते हैं जी फोर्स्ड मैकेनिज्म. नंबर ऑफ पास थ्रू ट्यूब्स, वंस और मल्टी पास, यानी कि आप जो है जैसे अभी हमने पीछे बात की थी एक्सचेंजर्स के थ्रू वो पास ऑन करता है. लिक्विड स्टीम भी पास ऑन करती है तो लिक्विड भी पास ऑन करता है. तो वो आप अगर उन ट्यूब से उनको एक दफा गुजारते हैं तो वो आपका वंस सर्कुलेशन आती है. लेकिन अगर वो एक ही इफेक्ट के अंदर, यानी कि एक ही इवेपोरेटर के अंदर, उस ट्यूब्स के अंदर वो 1 2 3 4 5 सर्कल्स को पास ऑन करते हैं तो वो मल्टी पास आ जाते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं नंबर ऑफ इफेक्ट्स, यानी कि सिंगल एंड मल्टीपल जो आपके पास फॉर्मेशन आ जाती है. सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर आपके पास क्या है जी, इन विच इवेपोरेशन इज कंपनीड बाय हीटिंग विद स्टीम in a single vessel and vapors from boiling liquid are condensed and discarded. प्रिंसिपल वही रहेगा, चैम्बर वही रहेगा, अंदर उसके जो कंपोनेंट्स है वही रहेंगे. अब यहाँ पे सिर्फ क्या है कि हमारे पास सिर्फ एक वेसल है जो ये सारा प्रोसेस कर रहा है. ठीक है, हमने स्टीम उसको प्रोवाइड की, इवेपोरेशन हुई, वेपर्स यानी कि जो आपका सॉल्वेंट है वो सेपरेट हुआ, सॉलिड प्रोडक्ट आपका सेपरेट हुआ. ठीक है, बॉइलिंग लिक्विड जो है उसको कंडेंस किया और डिस्कार्ड किया, क्योंकि वो आपका जो है हमारा सॉल्वेंट था, उससे हमने सेपरेट कर लिया, सॉलिड हमारा जो है वो सेपरेट हो गया. सिंपल इवेपोरेटर्स पर यूटिलाइज स्टीम इफेक्टिवली टू इवेपोरेट, यानी कि फॉर एग्जांपल है यहाँ पे कि 1 kg वाटर फ्रॉम सॉल्यूशन रिक्वायर्स 1 to 1.3 kg स्टीम. ठीक है, और ऑब्वियसली बॉडी ऑफ वेपर मस्ट बी लार्ज इनफ टू होल्ड एंटायर चार्ज ऑफ फीड, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि हम उसको कॉन्टिन्यूसली फीड कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे अब आपके पास क्या आ रहा है कि दे आर यूजफुल इफ रिक्वायर्ड कैपेसिटी इज स्मॉल एंड स्टीम इज चीप. ठीक है, सस्ती, अगर आपको स्टीम का जो सोर्स ऑफ स्टीम है
वो अगर सस्ती है और कैपेसिटी जो है वो स्मॉल है, तो ये जो सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर है ये आपका यूजफुल है। मोस्टली ये जो है बैच, सेमी बैच और कॉन्टिन्यूस मोड जो है यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, बैच ऑपरेटर्स मींस के एक सिंगल यूनिट, मतलब कि एक बैच आपका पहले प्रोड्यूस हो जाता है, फिर आप सेकंड फीडिंग जो है उसके अंदर करते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूस के अंदर भी इसको यूटिलाइज किया जा सकता है, लेकिन वहां पे अगेन हमें ये देखना है कि आपका जो है वो इजीली जो है उसको अकोमोडेट कर सकता है कि नहीं कर सकता। ठीक है, तो मोस्टली जो है ये वेल, जिसे हम कह सकते हैं कि वेल रिजल्ट या अच्छा रिजल्ट जो है ये ऑपरेटेड जो है वो बैच ऑपरेशन के अंदर ये देता है, बैच सिस्टम के अंदर, कि आपने एक इवेपोरेटर के अंदर एक फीड इन कर दिया अपना, जो है आपने एनालाइट डाल दिया और उस वो पूरा कंप्लीटली उसका प्रोसेस हो गया, वहां से आपने प्रोडक्ट आउटलेट कर लिया, आपका सॉल्वेंट सेपरेट आउट हो गया, कंडेंस करके आपने डिस्कार्ड कर लिया, उसके बाद आप नेक्स्ट बैच जो है वो एंटर करते हो, उसको सेपरेट आउट करते हो। ठीक है, तो बैच फॉर्म में मीन स्टेप बाय स्टेप एक बैच कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट बैच, फिर थर्ड बैच। ठीक है, इस तरीके से कॉन्टिन्यूसली में ये ज्यादा इतना इफेक्टिव नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि ये क्या हो रहा है, स्टीम इनलेट हो रही है। ठीक है, रॉ जूस आपका जो है वो अंदर जा रहा है और यहाँ से अब वो उसको क्या करेंगे, जो सॉलिड फॉर्म होगी वो सेपरेट आउट हो जाएगी और कंडेंसेट जो है वो आपका मूव कर रहा है, वापस जो है वो आपके सेपरेट आउट हो रहा है। ठीक है, वापस ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं आपके। ठीक है, वो आपकी जो सॉल्वेंट होगा जो भी उसके अंदर से हमने सेपरेट आउट कर रहा है उसको आप वेपर कर रहे हैं, कंडेंस करके उसको निकाल रहे हैं। ठीक है, सॉलिड मटेरियल जो है वो आपका इधर ही रहेगा। ठीक है, नीचे सेटल्ड हो जाएगा। ये एक सिंगल चैम्बर है, अगर इसी तरीके के मल्टीपल चैम्बर्स इन्वॉल्व हो जाए तो फिर क्या होगा, उसको हम मल्टीपर्पज कहेंगे। ये जैसे आपके पास आ जाता है, इसमें क्या हो रहा है, मेथड ऑफ इंक्रीजिंग evaporation per kg of steam using a series of evaporators between steam supply and condenser is called multiple effect evaporator। इसमें क्या हो रहा है जी, इंक्रीजिंग evaporation हो रही है पर केजी ऑफ स्टीम, यानी कि आप पर केजी स्टीम भी जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। हर यहां से जो स्टीम आपने प्रोवाइड करना शुरू की है फर्स्ट इफेक्ट के अंदर, स्टीम प्रोवाइड की है, जो कंडेंसर जा रहा है, जो यहाँ से वापस जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी हीट एनर्जी नेक्स्ट इफेक्ट के अंदर। ठीक हो गया, इस तरीके से ये स्टीम जो है ये आगे जा रही है। ये नहीं होगा कि यहाँ पे हमने स्टीम सेपरेट दी है, नेक्स्ट इफेक्ट को सेपरेट दी है, उससे नेक्स्ट इफेक्ट को सेपरेट दी है, ऐसा नहीं हो रहा। फर्स्ट स्टेप में हमने जो है फर्स्ट इफेक्ट को जो है हमने स्टीम प्रोवाइड कर दी और यहाँ से डायरेक्टली जो है वो स्टीम जो आपकी हीट एनर्जी जो है वो जा रही है ऊपर, और ये क्या करेगी, ये आपके नेक्स्ट इफेक्ट को जो है वो हीट एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो ट्रांसफर होता जाएगा और एंड पे आपका लास्ट इफेक्ट से जो है कंडेंसेट सेपरेट आउट होगा और आपके पास जो सॉलिड मटेरियल है वो आपका उसको आप ले लेंगे। ठीक है, ये आपके पास बेसिकली मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर आ जाता है। अब इसके अंदर जो मैकेनिज्म, फीडिंग मैकेनिज्म है वो 3 टाइप्स के हैं। फॉरवर्ड फीड, यानी कि थ्रू सीरीज ऑफ इफेक्ट इवेपोरेटर, जिसे मैंने बात की, फीड इज पम्प्ड थ्रू द सीरीज ऑफ इफेक्ट एंड फ्लो विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी as direction of flow of liquid is in the direction of decreasing pressure। यानी कि आप एक इफेक्ट से दूसरे इफेक्ट में जा रहे हो, प्रेशर डिक्रीज होता जा रहा है, वो इजीली जो है वो मूव ऑन होते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि आपके पास जो है वो किसी एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, वो फर्स्ट इफेक्ट में हमारे पास इतना मॉइस्चर रिड्यूस हुआ, उसकी इतनी कंसेंट्रेशन हुई, वो जो उससे हीट एनर्जी थी उसी ने उसको आगे फॉरवर्ड मूव कर दिया, पुशअप कर दिया, उस डायरेक्शन में उसको वो लेके जाता जा रहा है। बैकवर्ड फीड में क्या होगा, जो एक्सटर्नल एजेंसी है वो रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि लिक्विड मूव्स बैकवर्ड फ्रॉम लास्ट इफेक्ट टू द फर्स्ट इफेक्ट। ठीक है, यहाँ से उसने जाना है हाई प्रेशर से, हम कह सकते हैं लो प्रेशर की तरफ जा रहे हैं,
या आप ये कह सकते हो, सॉरी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, बैकवर्ड फीड में आपके पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप उसको फोर्स अप्लाई करोगे मूव करने के लिए। यहाँ पे मोस्टली आप जो है वो पंप्स, सर्कुलेटरी पंप्स आपके होते हैं, वो आप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इन इंटरनल सर्कुलेटरी पंप्स होते हैं, एक्सटर्नल सर्कुलेटरी पंप्स होते हैं, जो कि उस लिक्विड को जो है वो पुश करते हैं टू मूव द नेक्स्ट इफेक्ट, ठीक है। यानी कि आपने हायर से उसको लोअर कंसंट्रेशन की तरफ लेके जाना है। पैरेलल फीड में क्या होता है आपके पास, जो फीड जो है आपने एडमिट करनी है डायरेक्टली टू ईच इफेक्ट, यानी कि वो जो आपके इफेक्ट्स हैं, यानी कि जो इवेपोरेटर्स हैं, वो इंटरनली, यानी कि वो आपस में कनेक्टेड नहीं होते, ठीक है। वो आपस में कनेक्टेड नहीं होते। जैसे हमारे पास ये पोर्शन आ रहा है, ठीक है, ये 3 इफेक्ट्स हैं जो कि आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे हमने फर्स्ट में हमने स्टीम दी, आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर रिड्यूस हो रहा है और वो जो है वो नेक्स्ट में मूव करते जा रहे हैं, ठीक है। बैकवर्ड में क्या होगा, हम लास्ट इफेक्ट के अंदर जो है इंट्रोड्यूस करेंगे हमारी फीडिंग। स्टीम आपकी यहीं पे होगी फर्स्ट इफेक्ट पे, लेकिन लास्ट इफेक्ट के अंदर जो है हम अपना फीडिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। जो आपका प्रोडक्ट है, ये जो आपका एनालाइट है, उसको हम लास्ट इफेक्ट में डालेंगे। तो अब उसने कहाँ जाना है, अब वो जा रहा है जी हायर कंसिडरेशन की तरफ उसने मूव करना। तो लो कंसिडरेशन, यहाँ पे उसको इतनी स्टीम रिक्वायर्ड नहीं है, इतनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं, तो यहाँ पे हम उसको प्रेशर प्रोवाइड करेंगे मूव करने के लिए उस चैम्बर में, ठीक है। उसके अलावा तीसरी जो मैंने बात की, पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है, जैसे ये तीनों तो कनेक्टेड है ना, वो कनेक्टेड नहीं होते। ऐसा नहीं है कि इधर से ट्रांसफर होके वो नेक्स्ट, इधर का प्रोसेस इधर ही होगा, इधर से हम उसको जो है वो फर्स्ट इफेक्ट से हम उसको जो है ले लेंगे और फिर हम उसको सेपरेटली जो है वो सेकंड जो है इफेक्ट में उसको फीड ऑन करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये आपके पास जो होती है, फीड इज एडमिटेड डायरेक्टली टू ईच इफेक्ट and withdrawn from each effect. It is an adopted feed mechanism. जैसे कि आपने क्रिस्टलाइजेशन करानी है, ठीक है ना, क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेटर की बात हो रही है, तो ये बेसिकली उस सेंस में आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता आपने जो है वो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर पे उसको शिफ्ट करना है। क्या क्या उसके अंदर डिफरेंट जो है प्रोसीजर्स करने हैं कि उसके जो उसका टेम्परेचर हो सकता है वेरी करना हो हमें, उसका उसके अंदर कोई न्यूक्लियस फीडिंग करनी हो ताकि क्रिस्टलाइजेशन इंक्रीज हो सके, कोई पीएच मेंटेन करनी हो। तो इस तरीके से हम वो चैम्बर को कनेक्टेड नहीं रख रहे हैं, हम वो चैम्बर से एक चैम्बर से अपनी स्लरी को ले रहे हैं, डिफरेंट टेम्परेचर पे था, फिर हमने उसको दूसरे चैम्बर में जो है वो पास ऑन किया। तो ये पैरेलल फीड मींस के होते तो ये पैरेलल साथ लगे हुए होते हैं, लेकिन हम एक इफेक्ट से जो है हम अपना प्रोडक्ट लेते हैं और फिर उसको दूसरे में सेपरेटली फीड इन करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके पास इवेपोरेशन हो रही है। वंस थ्रू इवेपोरेशन, इसके अंदर बेसिकली आपके पास जो बात आ जाती है वो है जी सर्कुलेशन। वंस थ्रू यानी कि एक ही दफा सिर्फ सर्कुलेट किया जाएगा, ठीक है। In once through evaporation, the feed liquid passes through the tubes only once, release the vapor and leaves the unit as a thick liquor. यानी कि यहाँ पे ये अगर आप देखें, ये चीजें ट्यूब्स आपको नजर आ रही हैं, इस ट्यूब्स के अंदर वो एक ही दफा सर्कुलेट पास ऑन करेगा, वेपर्स वहां से निकल जाएंगे, सॉलिड आपका सेपरेट आउट हो जाएगा, ठीक है, ये वंस। लेकिन अगर यहाँ पे वन के बाद सेकंड के बाद थर्ड मतलब इतने सर्कल्स अगर वो कर लेते हैं तो वहां पे फिर वो आपके पास जो है वो कॉन्टिन्यूज में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट क्या है जी, ऑन थ्रू ऑपरेशन द फीड लिक्विड पासेस थ्रू द ट्यूब्स ओनली वंस, release the vapor and leaves the unit as thick liquid. Evaporation is done in a single pass. एक ही पास में evaporation जो है वो हो गई है, हमें फर्दर ज्यादा से ज्यादा उसकी evaporation की जरूरत नहीं है। The ratio of evaporation to feed is limited in single pass. ठीक है, ये evaporators are well adopted to multiple effect operation. Multiple effect operations
क्या कि जहां पे हमने सीरीज ऑफ इवेपोरेटर्स को कनेक्ट किया होता है आपस में, अडॉप्टेड टू मल्टीपल इफेक्ट यहाँ पे इवेपोरेटर चैम्बर की बात हो रही है। दीज इवेपोरेटर्स आर वेल अडॉप्टेड टू मल्टीपल इफेक्ट ऑपरेशन, यानी कि आपके जब ऑलरेडी सीरीज ऑफ इवेपोरेटर्स अटैच्ड हैं तो वहां पे हम सिंगल इवेपोरेशन करेंगे, सिंगल सर्कुलेशन करेंगे, ठीक है, कि एक ही दफा एक इवेपोरेटर से उसको पास थ्रू किया और नेक्स्ट में भेज दिया, ठीक है। जहां पे अगर सिंगल इफेक्ट ऑपरेशन है तो वहां पे हम मल्टीपल जो है वो सर्कुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए जो है ना यूजफुल है, ठीक है, कि यूजफुल किसके लिए, हीट सेंसिटिव मटेरियल जो कि ज्यादा हीट को टॉलरेट नहीं कर सकते, उसके लिए हम ये वाला जो है प्रोसेस यूज कर सकते हैं, सर्कुलेटरी मैकेनिज्म ये वाला यूज कर सकते हैं। सर्कुलेशन इवेपोरेटर में होता क्या है जी, पूल ऑफ लिक्विड इज हेल्ड विद इन द इक्विपमेंट, ठीक है, जो इनकमिंग फीड है उसको मिक्स करते हैं लिक्विड इन द पूल, उसके बाद मिक्सचर जो है वो पास करता है थ्रू ट्यूब्स, ठीक है। उस ट्यूब से मिक्सचर पास करेगा तो क्या होगा कि ऑब्वियसली हीट उन ट्यूब्स के आउटर लेयर में हीट होगी और इंटरनली ट्यूब्स में से आपका लिक्विड पास हो रहा है, तो वो हीट जो है वो डाउनवर्ड जा रही है, वेपर्स लिक्विड आपका अपवर्ड जा रहा है, तो जो वेपर्स वो कन्वर्ट करेगा वो आपके कंडेंसेटर में चले जाएंगे और बाकी आपका लिक्विड वापस चैम्बर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब यही है, मिक्सर पासेस थ्रू द ट्यूब्स, अनएवापोरेटेड लिक्विड डिस्चार्ज फ्रॉम द ट्यूब्स रिटर्न टू द पूल, वापस आ जाएगा ट्यूब से, और पार्ट ऑफ evaporation occurs in one pass, only one part of evaporations occur in one pass, एक पास में एक पार्ट होगा। अगर हम उसको कंटिन्यूस करते रहेंगे जब तक कि वो लिक्विड आपका पूरा evaporate ना हो जाए तो फिर वो मल्टीपल स्टेप आ जाएगा, ठीक है, मल्टीपल सर्कुलेशन आ जाएगी। लेकिन अगर आप उसको एक ही में करोगे तो जितना evaporate हो जाएगा, बाकी लिक्विड जो है वो पूल में वापस आ जाएगा। All forced circulation evaporators, rising films evaporators are operated in this matter. जो circulation matter जो मोस्टली जो सर्कुलेशन मैकेनिज्म यूज किया जाता है वो मोस्टली किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर दी फोर्स सर्कुलेशन evaporators, सिंगल इफेक्ट evaporators, सिंगल इफेक्ट evaporators के लिए भी, और नॉट सूटेड फॉर हीट सेंसिटिव के लिए जो है वो इतना सूटेबल नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने उसको सर्कुलेशन evaporator कर रहे हैं, उसको कंटिन्यूसली हम उसको हीट ऑन कर रहे हैं। नेचुरल सर्कुलेशन evaporator है और फिर फोर्स्ड सर्कुलेटर evaporators है, वही चीज विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी हम उसको फ्लो ऑन कर रहे हैं थ्रू कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट का पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ये जो ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स के अंदर लिक्विड ऊपर की तरफ मूव करेगा, हीट जो स्टीम है वो ट्यूब्स के सराउंडिंग में डाउन की तरफ मूव करेगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो वो स्टीम से जो हीटेड वाटर है वो ऊपर की तरफ जाएगा और वहां से आपके पास जो है आपका जो सॉल्यूट है वो सेपरेट आउट हो जाएगा फ्रॉम दी सॉलिड लिक्विड, ठीक है, वेपर्स आपके कंडेंस में चले जाएंगे और आपका जो बाकी वो जो लिक्विड है वो वापस पूल में आ जाएगा। और यहाँ पे जो फ्रॉम हीटिंग सरफेस एंड फ्लो थ्रू ट्यूब्स ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंसेस, ठीक है जी, आपका जो कन्वेक्शन करंट अराइजिंग फ्रॉम हीटिंग सरफेस एंड फ्लोज थ्रू ट्यूब्स ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, उसका जो डेंसिटी डिफरेंस होगा लिक्विड का उस के अकॉर्डिंगली ये ट्यूब्स के अंदर फ्लो करेगा, ठीक है। जो लेस डेंस होंगे वो पहले जाएंगे, जो हायर डेंस होंगे उनको जरा ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। इस तरीके से ये मूव ऑन करेंगे, जैसे लेयर्स बनती है ना लिक्विड की, ठीक है ना, तो लोअर लिक्विड उससे अबव लिक्विड वो टेम्परेचर बेस पे आपकी जो है वो चेंजिंग हो रही होती है, तो वो यही चीज है कि आपकी जो है वो डेंसिटी बेस जो डिफरेंसेस उसके अंदर क्रिएट होंगे वो इस तरीके से ट्यूब के अंदर जो है वो मूवमेंट उसकी होगी। लिक्विड एंटर्स एट 0.3 to 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यानी कि ये उसकी स्पीड के बारे में वो बता रहे हैं कि इस मीटर पर सेकेंड स्पीड पे जो है वो एंटर होगा ट्यूब्स के अंदर। फोर्स्ड
हीट एंड फ्लैश प्रिंसिपल, पार्शियल इवेपोरेशन ये होती है बेसिकली। हीट एंड फ्लैश प्रिंसिपल ये फॉलो करती है, जिसको हम पार्शियल इवेपोरेशन भी कहते हैं। फोर्स सर्कुलेशन बेसिकली क्या होती है कि यहाँ पे हम जो है स्प्रेस्ड बॉइलिंग जो है उसको फॉलो अप करते हैं कि इवेपोरेटर्स जो है वो उनको सुपर हीटिंग प्रोवाइड की जाती है और प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या होता है कि हम जो है शॉर्ट पीरियड के लिए हाई टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करते हैं, यानी कि सुपर हीटिंग प्रोवाइड करते हैं, और नीचे से हम प्रेशर देते हैं उसको, ठीक है। अगर हम उसको नॉर्मल विदाउट प्रेशर उसको इतनी हीटिंग ज्यादा देंगे तो क्या होगा कि वो बर्न हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि हम नीचे से उसको प्रेशर देते हैं कि वो जो है फास्टली मूव करे, और वहां से हम उसको टेम्परेली सुपर हीटिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि superheating product above its boiling point while maintaining back pressure within system to prevent boiling in evaporator body, यानी कि बॉडी के अंदर evaporator बॉडी के अंदर बॉइलिंग ना स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए जो है हम क्या करते हैं, हम प्रेशर से उसको मूव ऑन करते हैं और आप वहां पे उसको सुपर हीटेड प्रेशर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका पार्शियल evaporation होती है। इसके अंदर होता क्या है जी, पंप मूव करता है लिक्विड को यूजुअली in thin layers and maintain high heat transfer rates and short residence time, ठीक है ना। ऑब्वियसली प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं हम लिक्विड को, तो वो जो है उसको ट्रेवल करने का जो टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और सर्कुलेटेड लिक्विड heated when flow through heat exchangers and then partially evaporated when pressure is reduced in separator cooling, क्योंकि जैसे ही वो उधर से पास ऑन करता है, ठीक है, तो पार्शली इवेपोरेट होते हैं, जो थोड़ा बहुत जितना इवेपोरेशन होता है, जितनी वो एक स्ट्रॉन्ग हीट के साथ उनका आमना सामना होता है, उसके बाद वो जो है वो पास ऑन हो जाते हैं सेपरेटर कूलिंग के अंदर, और वहां पे वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं। इन सेपरेटर कूलिंग द लिक्विड टू बॉइलिंग टेम्परेचर कॉरेस्पॉन्ड टू दिस प्रेशर, ठीक है। क्योंकि वहां पे प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है इन सेपरेटर कूलिंग, और उस लिक्विड को जो है वो कूल डाउन हो जाता है, और बॉइलिंग टेम्परेचर जो है उस प्रेशर पे जो है वो उनका वो वापस आ जाता है, ठीक है। तो वहां पे जो है हम उसको इस तरीके से फोर्स सर्कुलेशन में, ठीक है, फोर्स सर्कुलेशन को हम इस तरीके से करते हैं कि बेसिकली फोर्स और नेचुरल को आप इस तरीके से कर लें कि एक्सटर्नल फोर्स आपको रिक्वायर्ड है फोर्स सर्कुलेशन के अंदर, और नेचुरल के अंदर हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है। वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर के साथ और रेजिडेंशियल ट्रेवल टाइम को लेके जो है वो मूव ऑन करते हैं, ठीक है। एक नेचुरल प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे हमने जो है उसको थोड़ा आर्टिफिशियली जो है वो करने की कोशिश की है कि हमने उसको एक प्रेशर प्रोवाइड किया है, यहाँ पे पार्शियल इवेपोरेशन हमने की है बेसिकली, ठीक है। कि जैसे ही आपने उसको स्ट्रॉन्ग हीट प्रोवाइड की, तो वो एक होता है ना कि एकदम से जो हीट मिलती है तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, शॉकिंग शॉक देना किसी चीज का, ठीक है। तो शॉक हीट हम प्रोवाइड करें तो फ्लैश ऑफ वेपोरेटर वेपर्स उसके अंदर से निकलते हैं, वो वेपर्स जब वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, और वहां पे उस सेपरेटर चैम्बर में उनका प्रेशर रिड्यूस होता है और वापस अपने बॉइलिंग पॉइंट्स पे वो आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक पार्शियल वेपोरेशन आप कह सकते हैं, वो जो नेचुरल है वो कंप्लीट वेपोरेशन हो जाती है, ठीक है। तो यहां तक जो है वो आपका आज का टॉपिक था। है तो ये सिंपल सी चीज, अगर आप इसको थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे तो ये सिंपली हम इवेपोरेशन को फॉलो अप कर रहे हैं कि इवेपोरेशन का प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हमने उसको एलैबोरेट किया है, एनहांस किया है, किस सेंस में कि इंडस्ट्रीज में हमने इवेपोरेशन कैसे करनी है। हम तो अभी तक लेबोरेटरी लेवल पे एक स्मॉल लेवल पे इवेपोरेशन की डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि जी इवेपोरेशन में क्या हो रहा है जी, बॉइलिंग हो रही है और वाटर्स में वेपर्स में जो है वो कन्वर्जन हो रही है लिक्विड की, और वो क्या हो रहा है जी कि आपको एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर हम इक्वल होता है, तो इस तरीके से। अब वो वर्किंग कैसे हो रही है इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर, हमें ये फिजिकल जो है वो टेक्निक, जैसे अब आपकी शुगर केन है, ठीक है, शुगर केन जूस जो है उसकी कंसंट्रेशन करनी होती है, तो वो स्टेप्स ऑफ वेपोरेटर्स के थ्रू जो है आप उसको गुजारते हैं, ठीक है। तो वो जो चीजें हैं
वहां पे इसको हमने थोड़ा सा जो है वो एलेबोरेट कर दिया है कि ये क्या क्या किस किस मैकेनिज्म से होते हैं, किस किस किस्म के इवेपोरेटर्स वहां पे होते हैं, ठीक है। ये सारी जो है वो कंडीशनिंग रिक्वायर्ड होती है हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट। अभी यहाँ पे हमने कोई एग्जाम्पल कोट नहीं की है, ठीक है, कि हम ये स्पेसिफिक इवेपोरेशन किसके लिए पढ़ रहे हैं, क्या हम सल्फ्यूरिक एसिड प्रोसेस के लिए पढ़ रहे हैं, क्या हम शुगर केन इंडस्ट्री के लिए पढ़ रहे हैं, क्या हम फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए पढ़ रहे हैं। अभी हमने इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया, हमने सिंपल बात की है कि इंडस्ट्रियल लेवल पे जो इवेपोरेशन का प्रोसेस हम टेक आउट करते हैं, ठीक है, वो परफॉर्म करते हैं, वो उसके लिए हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या हमारा इक्विपमेंट है, ठीक है, किस किस तरीके से मैकेनिज्म फॉलो अप होता है, ठीक है। ये अभी हमने एक जनरल डिस्कशन की है। इसको स्पेसिफाई हम तब करेंगे जब हम हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करें, ठीक है। अभी हमने जस्ट इवेपोरेशन के प्रोसेस को देखा है कि इंडस्ट्रियल लेवल पे इक्विपमेंट क्या आ रही है, कंपोनेंट्स क्या आ रहे हैं, मैकेनिज्म क्या आ रहा है, ठीक है, उसको हमने देखा है इंडस्ट्रियल लेवल पे। फिजिकल ट्रीटमेंट इवेपोरेशन के अंदर जो आता है वो क्या होता है, ठीक है। तो जब हम थोड़ा सा जाएंगे केमिकल इंडस्ट्रीज की तरफ, वहां पे फिर हम इवेपोरेटर्स को स्पेसिफाइड कर देंगे कि अच्छा इस केमिकल इंडस्ट्रीज में जो इवेपोरेशन हो रही है वो किस प्रोसेस की हो रही है, किस मैकेनिज्म की हो रही है, किस इक्विपमेंट बेस्ड पे हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको जो है वो स्पेसिफाई करेंगे उन इंडस्ट्रीज की स्टडीज के अंदर। तो यहाँ पे अगर आपको कोई इश्यू कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग और जो मैंने भी पावर पॉइंट जो स्लाइड शेयर की है वो मैं भी आपके साथ अपलोड कर दूंगी जीसीआर के अंदर, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कोई क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं। नो मैम। कुछ समझ आया है? जी यस मैम मैम। सुना सारा। यस मैम। चले, वेल एंड गुड। चले, अच्छा है आप लोग अभी ये स्टार्ट है थोड़ा सा ऑब्वियसली आपका, क्योंकि अब पॉइंट ये है कि हमने माइट भी आपने अभी देखा होगा कि जो हमने लिस्ट देखी है वो सारी वही चीजें जो आप बेसिक पढ़ते आ रहे हैं। अब हमने उसको थोड़ा सा जो है वो एलैबोरेट करना है इन द सेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, कि इंडस्ट्रीज में इनकी कैसे जो है वो एप्लीकेशन हो रही है, किस तरीके से हम इसको परफॉर्म कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। तो वो थोड़ी सी इलैबोरेशंस आएंगी। तो जहां पे आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, बीच में रोक के पूछ लें। कुछ रिपीट करना है रिपीट करने के लिए कह दें, कोई क्वेश्चन बाद में आप इसको लेक्चर को गो थ्रू करते हैं, आपको बाद में कुछ पूछना है आप बाद में भी पूछ सकते हैं। आपके पास ऑब्वियसली सब क्लास के पास मेरा नंबर आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोगों को अगर किसी ने ग्रुप में पूछना तो वेल एंड गुड है, ग्रुप में पूछ लें। नहीं ग्रुप में पूछना, किसी ने कुछ पर्सनल पूछना है तो अपना नेम, रोल नंबर और क्लास मेंशन करके अपना क्वेश्चन लिख के मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स आपको दे दूंगी। विदाउट नेम, रोल नंबर एंड क्लास मेरे पास कोई क्वेश्चन आएगा उसका मैं कोई रिस्पॉन्स दे दूंगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह चलते जाएंगे, देखते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली फिजिकल क्लास होती तो थोड़ा मजीद इंटरेक्टिव चीज हो जाती, लेकिन इंशाल्लाह इसके अंदर भी हम फुल ऑन कोशिश करेंगे कि हमारा अच्छे से अच्छा हो। आपको कोई भी कहीं पे भी मसला हो आप आराम से इजीली पूछ सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। जब जब चाहे जैसा चाहे जिस तरीके से भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन जब मेरे पूछने की बारी आएगी तो वहां पे आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोग साथ साथ काइंडली करते जाइएगा। हम क्विजेस भी लेंगे बीच में, अल्लाह करे कि ये 31 मार्च के बाद जो है ये खुल जाए आपकी यूनिवर्सिटी, तो फिजिकली हम वहाँ पे क्लासेस लें वो ज्यादा इजीली हो जाएगा। अदरवाइज जब तक ये है सिनेरियो हम भी कोऑपरेट करेंगे आप भी कोऑपरेट करें तो इंशाल्लाह अच्छा होगा काम। जी, किसी ने कुछ पूछना है, कोई बात करनी है तो आप कर सकते हैं। मैम हम मटेरियल जीसीआर पे शेयर कर देंगी। जी, मैं अभी आपकी ये पावर पॉइंट भी इधर करूंगी, आपका कोर्स आउटलाइन भी उधर डालूंगी और आपका ये जो आज लेक्चर हमने पढ़ा है ये रिकॉर्डेड लेक्चर ये भी उधर अभी डाल दूंगी। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, बाकी मैंने आपको कह दिया है कि आप लोग जो है वो